गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं ऋषभ कुमार और मैं अपने दोस्तों की कुछ रिक्वेस्ट पे ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे दोस्त जो मेरे हैं वो ये कहते हैं कि किस तरह से हम सी एस ए आर नेट क्वालिफाई करें, कैसे हम जे आर एफ क्वालिफाई करें और एग्ज़ाम या इंटरव्यू में किस तरह से अपने आप को अच्छे से पेश करें ताकि उनका सिलेक्शन हो जाए। सो फ्रेंड्स, मैं उनके रिक्वेस्ट पे ये वीडियो शुरू करने जा रहा हूँ जिसके कारण मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप एग्जामिनेशन में जो पेपर्स होते हैं उस पे आप एक सही आंसर का अनुमान लगा सकें। तो इसमें हम दो पार्ट्स में काम करेंगे। पहला, एक विषय को पहले समझेंगे और दूसरा, उस विषय पे हम क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर्स जो भी होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं पहला टॉपिक जिसका नाम है क्या, अमाइनो एसिड। तो अगर हम बात करें अमाइनो एसिड की, है ना, तो अमाइनो एसिड इज अ ग्रुप ऑफ 20 केमिकल्स, राइट। बट अभी तक में जितने अमाइनो एसिड फॉर्म हो चुके हैं वो टोटल कितने हैं? 300 हैं। और 300 में से सिर्फ 20 जो है हमारे बेसिक हैं, बाकी सब इसके क्या हैं? मॉडिफाइड वर्जन है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे पायरोलाइसिन हो गया, ऑर्निथिन हो गया, सिट्रुलिन हो गया, ये सारे मॉडिफाइड वर्जन हैं जो हमारे 20 बेसिक अमीनो एसिड हैं। तो बेसिक अमीनो एसिड हमारे सिर्फ 20 ही हैं। और इनमें अगर अमीनो एसिड हैं और तो इनमें कॉमन क्या है कि इनको एक ग्रुप में रखा गया, अमीनो एसिड के ग्रुप में। तो इनमें कॉमन ये चीज़ है कि ये एक कार्बन जो सेंट्रल कार्बन होता है जिसको हम लोग अल्फा कार्बन भी कहते हैं, एक अल्फा कार्बन होगा और इस अल्फा कार्बन से एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा होगा, एक अमाइनो ग्रुप जुड़ा होगा, एक हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा होगा और नीचे में, नीचे नहीं कहने का मतलब उसके साथ एक और होगा साइड चेन। तो यहीं पर है दोस्त जहां पर ये डिफरेंट शेड होते हैं, यहीं पर डिफ्रेंशिएट होते हैं। बाकी कोई भी ऐसी जगह नहीं है, ये सारे चीजें कॉमन होंगी। दिस आर दी कॉमन। तो ये जहां जहां कॉमन होंगी हम उसको एक अमीनो एसिड के ग्रुप में इन्वॉल्व करेंगे। तो ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? अगर पूछा जाए तो ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर हम बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन्स आर द मॉलिक्यूलर इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच जीन कैन बी एक्सप्रेस्ड। प्रोटीन वैसा मॉलिक्यूलर यंत्र है जिसके कारण एक जीन एक्सप्रेस्ड हो सकता है। और प्रोटीन को एक्सप्रेस करने के लिए हमें अमीनो एसिड की जरूरत पड़ती है, क्योंकि प्रोटीन जो बने होते हैं वो किससे बने होते हैं? अमीनो एसिड से बने होते हैं। तो दोस्तों, कुछ भी हो, चाहे राइनोसोरस के हॉर्न हो, एंटीबायोटिक्स हो, हार्मोन्स हो, स्पाइडर के जाल हो, और जितने भी केमिकल कंपाउंड्स या बायोलॉजिकल एक्टिव कंपाउंड्स हैं जो एक स्ट्रक्चरल या बेसिक फंक्शनल यूनिट करते हैं किसी भी लाइफ का, है ना, जो फंक्शनल काम करते हैं स्ट्रक्चरली या कभी कभी केमिकली फंक्शनल होते हैं। जैसे एंजाइम्स होंगे हमारे ग्लाइकोलाइसिस के, है ना। अब स्ट्रक्चरल यूनिट में हमारे जैसे हेयर्स हो गए, नेल्स हो गए, है ना। तो जैसे कोलेजन फाइबर हो गया, केराटिन प्रोटीन हो गया, तो ये सारी चीज़ें किनसे बनी हुई हैं? एक डिफरेंट रेशियो में मिक्सिंग है किसके? अमाइनो एसिड्स के। और 20 अमाइनो एसिड्स के, बेसिकली 20 है। तो टोटल अभी तक जो फाइंड किए गए हैं वो 300 है, बट बेसिकली 20 अमाइनो एसिड्स की हम बात करते हैं। तो फिर से हम बात करते हैं, हम फिर से उस स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं जो स्ट्रक्चर हमने बनाया था। दैट इज, वन साइड हाइड्रोजन था, एक साइड कार्बोक्सिलिक ग्रुप था, है ना, एक साइड अमाइनो ग्रुप था, एक साइड आर। तो ये जो होता है अल्फा कार्बन पे बना होता है, इसलिए जो अमाइनो एसिड होते हैं वो अल्फा अमाइनो एसिड
होते हैं। ठीक है, अब 4 अलग अलग जगह पे 4 अलग अलग चीजें जुड़ी हुई हैं। इस तरह के कार्बन एटम को, ये जो हमारा सेंट्रल कार्बन एटम है, इसके चारों तरफ 4 अलग अलग चीजें हैं। तो ऐसे कार्बन को हम क्या कहते हैं? एक कायरल कार्बन, सॉरी, ऐसे कार्बन को हम लोग क्या होते हैं, है ना? इस तरह के कार्बन को हम लोग कायरल कहते हैं। और अगर चारों तरफ अलग अलग ग्रुप नहीं है, अगर किसी भी दो जगह पे सेम ग्रुप है, मान लीजिए इस R की जगह पे एक H ग्रुप आ जाए हाइड्रोजन का, तो ये कायरल नहीं, ये ए कायरल कहलाएगा, है ना? तो ये ए कायरल कहलाएगा। अब हम बात करते हैं अमीनो एसिड में कि कायरल कार्बन जो होता है, ये कहा जाता है कि अगर कायरल कार्बन है तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो दोस्तों, ये मुझे बताइएगा, इस पर विचार कीजिएगा कि क्या सारे अमीनो एसिड जो होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं क्या? और अगर नहीं होते हैं तो क्यों नहीं होते हैं? और हम अब एक एक करके हर एक अमीनो एसिड की बात करेंगे। तो अमीनो एसिड में, अच्छा मित्र, एक और चीज़ जो हम अभी देखेंगे वो ये है कि टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड, है ना? तो अमीनो एसिड में दो टाइप हैं, है ना? एक है हमारे एल फॉर्म और दूसरे हमारे डी फॉर्म। अब ये एल फॉर्म और डी फॉर्म क्या है, आइए इसको देखते हैं। मैं थोड़े से छोटा फिगर बनाऊंगा, कोशिश करूंगा कि दिख जाए। यहाँ पर ये रोटेशन हो सकता है ना? यहाँ पर रोटेशन होने की संभावना ना के बराबर है, और क्यों नहीं है वो आप मुझे बताइएगा, इस पे आप खोजिएगा, वरना मैं अगली क्लास में अगले बार ये जरूर बताऊंगा। तो यहाँ पर जिस साइड अमीनो ग्रुप होगा दैट विल बी दी एल फॉर्म, और इस भर राइट साइड में है तो दिस विल बी डी फॉर्म। ध्यान रखेंगे कि हम यहाँ एल और डी की जो बात कर रहे हैं वो लीवो रोटेटरी और डेक्स्टो रोटेटरी की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन की, कि सेंट्रल कार्बन के एटम के साथ कौन सा ग्रुप किस रूप में कॉन्फ़िगर है यहाँ पर। तो हम इस चीज की बात कर रहे हैं। ओके, तो अब हम एक एक करके अमीनो एसिड्स की बात करने जा रहे हैं, है ना? तो पहला अमीनो एसिड जो है दैट इज, अब अमीनो एसिड को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, मतलब डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में बांट देते हैं, है ना? जैसे कि हम पहला बात करते हैं नॉन पोलर एलिफेटिक आर ग्रुप। एलिफेटिक आर ग्रुप, जिसमें हमारा साइड चेन जो क्या होगा, सिंपल होगा। तो पहला अमीनो एसिड जो होगा हमारा ग्लाइसिन, जिसको हम लोग GLY 3 डिजिट फॉर्म में इस तरह से और G से भी डिनोट करते हैं, है ना? और ये है ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो ध्यान देंगे, यहाँ पर दो साइड में एक ही ग्रुप आ गया है, तो ये जो कार्बन है अमीनो एसिड का एक्सेप्शन, जहां पे ये कार्बन जो सेंट्रल कार्बन है, दिस इज दी एकाइरल कार्बन, है ना? दिस इज दी एकाइरल कार्बन, यही वो कारण है, यही, और ये सबसे स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूलर वेट का प्रोटीन होता है। दूसरी चीज, अब फैक्ट्स की बात करेंगे, तो ये अल्फा हेलिक्स की बात मैं करता हूं। अल्फा हेलिक्स को अनस्टेबिलिटी प्रदान करता है। क्या करता है?
अनस्टेबिलिटी प्रदान करता है और मैक्सिममली ये बीटा टर्न में देखने को मिलता है। इस पर विचार करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। वी विल डिस्कस अबाउट इट इन द नेक्स्ट क्लास। दूसरी बात, अब हम जा रहे हैं बात करने दूसरे अमाइनो एसिड की, दैट इज एलानिन। और हम ज्यादा नहीं, एक बाय एक स्टेप पढ़ेंगे। जैसे कि अभी हमने सिर्फ एक H ग्रुप ऐड किया था, राइट। अब मैं एक ऐड करने जा रहा हूं मिथाइल ग्रुप, तो वो बन जाएगा एलानिन, है ना। तो देखें होता क्या है कि इधर COO माइनस और यहां पर बस CH3, ये हो जाएगा क्या, एलानिन। और इसको 3 वर्ड एब्रिविएशन में इस तरह से डिनोट करते हैं और इसको शॉर्ट फॉर्म में ए से भी डिनोट करते हैं। लेकिन ये अल्फा हेलिक्स के पास, है ना, अगर हम बात करें तो ये अल्फा हेलिक्स में प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है कि ये फाउंड हो, यानी कि ये स्टेबिलिटी शो करता है अल्फा हेलिक्स में, है ना। और अच्छा, क्या कारण रहा होगा कि सिर्फ एक हाइड्रोजन, ध्यान देंगे कि ग्लाइसिन में क्या था, सिर्फ एक हाइड्रोजन यहाँ पर था और इसके जगह पे मैंने एक मिथाइल ग्रुप लाया। तो यहाँ पर सिर्फ मिथाइल ग्रुप आने के कारण ऐसा क्या हो गया कि ग्लाइसिन जो था वो अल्फा हेलिक्स को अनस्टेबल कर रहा था, जबकि ये मिथाइलिन ग्रुप जब जुड़ गया, यानी कि जब एलानिन आ गया, तो ये इसकी स्टेबिलिटी को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। इस पे विचार जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रोलीन की, है ना। तो ये वन साइड से कंस्ट्रेंट हो गया है। अगर ये मूव कर सकता है, अगर ये मूव कर सकता है तो इसके पास एक ही तरीका है मूव करने का, वो है दिस साइड से, है ना। ये वाला एस, इधर एस तो रहेगा ही रहेगा, ये एमिनो ग्रुप रहेगा ही। तो अगर ये मूव कर सकता है या तो ऐसे या तो ऐसे, तो ये इकलौता एक ऐसा अमाइनो एसिड है प्रोलीन, जो इसमें पहली बात कि इसमें क्या है, एक इम्यूनो ग्रुप है, एक हेटेरोसाइक्लिक रिंग है, इम्यूनो ग्रुप, है ना। दूसरी बात कि ये दो फॉर्म में मिल सकता है, सिस फॉर्म में और ट्रांस फॉर्म में मिल सकता है ना। मतलब कि या तो ये इस तरफ या इस, मतलब या तो ये इस तरफ या ऐसे, है ना। मतलब कि ये दो फॉर्म में, एक साइड इसका कांस्टेंट हो गया दिस साइड, ये साइड भी इधर कांस्टेंट हो गया है, तो इस साइड से ये या तो ऐसे या इस तरीके से, या तो अप या तो डाउन। अप डाउन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब एक साइड पे यहाँ पर रोटेशन हो सकता है ना। तो ये या तो सिस फॉर्म में मिलेगा या ट्रांसफॉर्म में मिलेगा। कहने का मतलब कि सारे के सारे इम्यूनो ग्रुप दिस साइड होंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि एक ऐसे हो और दूसरा इम्यूनो ग्रुप इस तरह से हो। तो इस तरह से अगर पॉलीपेप्टाइड अगर बनाएंगे जिसमें एक से ज्यादा प्रोलीन होंगे, तो या तो वो सिस फॉर्म में मिल सकता है या फिर ट्रांसफॉर्म में मिल सकता है। हम लोग इसके बारे में, सिस और ट्रांस के बारे में पेप्टाइड्स पे चर्चा जरूर करेंगे, है ना। और ये बीटा टर्न में देखने को ज्यादा मिलता है, और ये भी अल्फा हेलिक्स में क्या करेगा, अनस्टेबिलिटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, है ना। तो ये बात हो गई नॉन पोलर एलिफेटिक आर ग्रुप में प्रोलीन की बात हो गई। अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी, वैलीन की। तो ध्यान देंगे, फिर से सेम स्ट्रक्चर, सेम सेंट्रल कार्बन,
यहाँ पे R ग्रुप में एक CH और एक नहीं, दिस इज आवर वैलिन, है ना। यहाँ पे R ग्रुप में हमारा ये चीज ऐड होगा, है ना। तो ये हुआ स्ट्रक्चर ऑफ द वैलिन। तो वैलिन या एलानिन की प्रोपेंसिटी इसकी भी अल्फा हेलिक्स में ज्यादा होती है। जब हम पेप्टाइड्स की बात करेंगे तो हम लोग बात करेंगे अल्फा हेलिक्स क्या होता है, बीटा शीट क्या होता है, बीटा टर्न क्या होता है ना। पॉलीप्रोपेलिन 1 पॉलीप्रोपेलिन 2 क्या होता है, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी फिलहाल ये जाने फैक्ट्स की बात हम करते हैं कि वैलिन का, आइसोल्यूसिन का, है ना, और एलानिन का प्रोपेंसिटी ज़्यादा होता है अल्फा हेलिक्स में होने का, और ये स्टेबिलिटी को प्रदान करने की क्षमता रखता है क्योंकि ये नॉन पोलर है ना। अब हम लोग बात करते हैं वैलिन के बाद, वैलिन के बाद हम लोग बात करते हैं, वैलिन के बाद हम लोग बात करते हैं ल्यूसीन का। कुछ नहीं, इसमें CH है, एक और जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ल्यूसीन, है ना। और जब, तो ल्यूसीन को हम लोग डिनोट करते हैं LU से या L से, है ना। अब हम लोग बात करते हैं कि ये ल्यूसीन जो है ना, ये भी हमारा क्या है, नॉन पोलर है, और ये भी बहुत ज्यादा हाइड्रोफोबिक होता है ना। हाइड्रोफोबिसिटी में इसका नंबर 3 पे आता है, जबकि हम जब वैलिन की बात करें तो उसका नंबर 2nd पे आता है। तो सबसे ज्यादा कौन होता है, तो सबसे ज्यादा अगर कोई होता है तो वो होता है आइसोल्यूसिन। दिस इज द आइसोल्यूसिन। इसको हम लोग आइसो से एब्रिविएट करते हैं या फिर अल्फाबेटिकल में इसको आई से डिनोट करते हैं। तो ये सबसे ज्यादा हाइड्रोफोबिसिटी होता है। अब हम लोग बात करेंगे कि इसी के साथ जो हमारा ल्यूसीन था, ल्यूसीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से था, है ना। हाइड्रोफोबिसिटी में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर मिथाइलिन ब्रिज था, और इस मिथाइलिन ब्रिज के कारण जो हमारा ल्यूसीन है ना, वो कम हाइड्रोफोबिक होता है इन कंपैरिजन टू आइसोल्यूसिन। तो हमारा जो हाइड्रोफोबिक ऑर्डर होता है वो कुछ इस तरह से था, IVL, पहले आइसोल्यूसिन, फिर वैलिन, और फिर ल्यूसीन। तो सबसे ज्यादा अगर कोई हाइड्रोफोबिक होगा तो वो आइसोल्यूसिन होगा, उसके बाद फिर वैलिन होगा, और फिर उसके बाद क्या होगा, ल्यूसीन। ऑलराइट। तो हम लोग बात कर चुके हैं ग्लाइसिन की, हम लोग बात कर चुके हैं एलानिन की, हम लोग बात कर चुके हैं प्रोलीन की, हम लोग बात कर चुके हैं ल्यूसीन की, हम लोग बात कर चुके हैं आइसोल्यूसिन की, और सिर्फ एक चीज बचा है, एक अमीनो एसिड बचा है जो नॉन पोलर एलिफेटिक आर ग्रुप में आता है, एलिफेटिक में, वो है हमारा मेथियोनीन। तो मेथियोनीन में क्या है देखेंगे, यहाँ पर भी आर ग्रुप में एक चेंजेस आएगा, है ना। वो चेंजेस क्या होगा, एक सल्फाइड और देन मिथाइल। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि मेथियोनिन का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये होता है कि किसी भी मोस्ट ऑफ द केसेस में जब जीन एक्सप्रेस होता है तो प्रोटीन का जो पहला पेप्टाइड्स में जो अमीनो एसिड का रेसिड्यू होता है, पहला रेसिड्यू जो होता है वो क्या होता है, मेथियोनिन होता है ना। दूसरा रीजन ये कि ये इजिली ऑक्सीडाइजेबल है ना। तो ये दो फैक्ट्स हैं। और तीसरी चीज ये कि इसके पास सल्फेट तो है लेकिन फिर भी ये डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं कर पाता है ना। तो ये हो गई हम लोग नॉन पोलर
एलिफेटिक आर ग्रुप में हम लोग बात कर रहे थे किसकी, मेथियोनिन की। और मेथियोनिन को हम लोग डिनोट करते हैं मेट से, और या फिर अल्फाबेटिकल में सिंगल लेटर वर्ड में एम से हम डिनोट करते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास टोटल 6 अमीनो एसिड्स देखने को मिले हैं। और वो 6 अमीनो एसिड्स कौन कौन से हैं? वो 6 अमीनो एसिड हैं हमारे ग्लाइसिन, एलानिन, प्रोलीन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन एंड मेथियोनिन, है ना। GAPLIM, या फिर ऐसे भी याद रख सकते हैं गली में पैरट, है ना। तो ये हमारे नॉन पोलर एलिफेटिक आर ग्रुप है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज एरोमेटिक आर ग्रुप। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट एरोमेटिक आर ग्रुप। एरोमेटिक आर, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एरोमेटिक। तो दोस्तों एरोमेटिक कंपाउंड किसको कहेंगे? एरोमेटिक कंपाउंड हम उनको कहते हैं जो हकल्स रूल को फॉलो करते हैं। अब ये हकल्स रूल क्या है? विच फॉलो हकल्स रूल। अब हकल्स ने 3 रूल बनाए हैं, है ना। हकल्स ने अपने मतलब एरोमेटिसिटी के लिए 3 रूल्स बनाए हैं, और वो रूल्स क्या क्या हैं उनको हम देखेंगे। पहला रूल ये कहता है, पहला रूल वो ये है कि इट शुड बी अ हेटेरोसाइक्लिक रिंग, है ना। एक हेटेरोसाइक्लिक क्या होना चाहिए? रिंग होना चाहिए, राइट। दूसरा ये कहता है कि कॉन्जुगेशन में होना चाहिए। कॉन्जुगेशन में क्या होना चाहिए? तो कॉन्जुगेशन में भी पहला हो सकता है सिग्मा पाई सिग्मा होना चाहिए, या फिर सिग्मा पाई नेगेटिव चार्ज हो सकता है, या फिर सिग्मा पाई पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, या फिर सिग्मा पाई लोन पेयर हो सकता है ना। तो ये कॉन्जुगेशन में होना चाहिए, या फिर हेटेरोसाइक्लिक रिंग होना चाहिए, है ना। और तीसरा ये कहता है कि 4n + 2 = पाई इलेक्ट्रॉन, है ना। 4n + 2 = पाई इलेक्ट्रॉन। और ध्यान रहेंगे कि जहां अगर पाई इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो वहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे, है ना। तो अब ध्यान देंगे, हेटेरोसाइक्लिक रिंग होना चाहिए, कंजुगेशन होना चाहिए सिग्मा पाई सिग्मा, सिग्मा पाई नेगेटिव, सिग्मा पाई पॉजिटिव, या फिर सिग्मा पाई लोन पेयर, या फिर 4n + 2 = पाई इलेक्ट्रॉन। अब हम बात करते हैं पहला एरोमेटिक कंपाउंड का, जो कि अमीनो एसिड में आता है ना। बेसिक स्ट्रक्चर वही रहेगा, COO- CH3N H ना, यहाँ पर एक बेंजीन रिंग को लगा दो, सॉरी 1 CH2 and then एक बेंजीन रिंग हम लगाएंगे। तो ध्यान देंगे, क्या ये हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है? हाँ, सबसे पहले नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 1 2 3, पाई बॉन्ड कहाँ है? 3 है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे?
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 हो गए, है ना। देखे तो पाई सिग्मा पाई, कंजुगेशन में तो है पाई सिग्मा पाई के, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है और हेटेरोसाइक्लिक रिंग है। अब हम बात करते हैं फॉर्मूला पे कि वो क्या वो फॉर्मूला पे फिट बैठता है कि नहीं बैठता, चलिए देखते हैं। तो 4n प्लस 2 इज इक्वल टू हाउ मच, 6 था, पाई इलेक्ट्रॉन कितना था 6 है, तो 4n इज इक्वल टू हाउ मच, 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, यानी 4n इज इक्वल टू 4, और n क्या हो गया 1। तो n हमेशा जो है हमारा एक इंटीजर होना चाहिए, ना कि फ्रैक्शन में होना चाहिए। तो हाँ भाई, ये हक्कल्स रूल के तीनों रूल को फॉलो कर रहा है, इसलिए ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है और साथ ही साथ एरोमेटिक अमाइनो एसिड भी है। और फेनाइलएलानीन एक ऐसा एरोमेटिक अमाइनो एसिड है जो 280 नैनोमीटर यानी अल्ट्रावायलेट के रे पे बहुत ही कम एब्जॉर्बेंस शो करता है ना। तो ये हो गई बात फेनाइलएलानीन की। और फेनाइलएलानीन में इसको हम 3 वर्ड एब्रिविएशन में फी या फिर पी से सॉरी एफ से डिनोट करते हैं, है ना। दिस इज आवर फेनाइलएलानीन। अब हम बात करते हैं दूसरे एरोमेटिक कंपाउंड में, जहां पे सारी चीजें लगभग ऐसी ही रहेंगी, बस एक चीज और हो जाएगा, यहां पर एक ग्रुप जुड़ जाएगा, दैट इज OH। जब ये OH जुड़ जाएगा तो ये फिर फेनाइलएलानीन नहीं रह जाएगा, ये कहलाएगा हमारा टायरोसिन, ये हमारा टायरोसिन बन जाएगा। और टायरोसिन बनने के बाद इसका जो अल्फाबेटिकल ये होता है, ये Y होता है अल्फाबेटिकल सिंबल, और एब्रिविएशन में हम इसको 3 वर्ड एब्रिविएशन में टाइप लिखते हैं, है ना। अगर हम O की बात करें तो O में देखेंगे जरा कि यहाँ पर क्या चेंजेस हुआ। अगर हम O की बात करें तो यहाँ पर कार्बन में 1 2 3 1 2 3 इधर बन गया और एक इधर, और इसके साथ जुड़ रहा है क्या O, और फिर इसके साथ जुड़ रहा है H। तो यहाँ पर एक लोन पेयर बनने की संभावना है ना, एक लोन पेयर यहाँ बनने की संभावना है। और अगर हम बात करें बॉन्ड में तो पाई सिग्मा एंड देन पाई, या फिर सिग्मा पाई इलेक्ट्रॉन पेयर, है ना, हेटेरोसाइक्लिक लिंक है ही। और फिर पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6 हैं, है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर लोन पेयर की बात करें तो टोटल हो जाएंगे फिर नहीं, इलेक्ट्रॉन नंबर 6 ही होंगे यहाँ। तो इस प्रकार से ये भी हमारा क्या है एरोमेटिक कंपाउंड है। ध्यान देंगे कि फेनाइलएलानीन जो है हमारी पोलैरिटी के मामले में नॉन पोलर है, जबकि टायरोसिन जो है वो बहुत ज़्यादा पोलर है और एब्जॉर्बेंस भी अल्ट्रावायलेट पे ज़्यादा शो करता है। उसी प्रकार से एक ट्रिप्टोफान है एरोमेटिक में। एरोमेटिक में सिर्फ 3 ही कंपाउंड आते हैं, एक हमारा आता है फेनाइलएलानीन, एक टायरोसिन और एक ट्रिप्टोफान। तो ट्रिप्टोफान जो होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है ना। तो दिस इज ट्रिप्टोफान, और इसका जो ये स्ट्रक्चर है, ये पार्ट जो है दैट इज कॉल्ड द इंडोल रिंग। और ट्रिप्टोफान ही, ध्यान देंगे याद करेंगे, ट्रिप्टोफान जो होता है इज द प्रिकर्सर ऑफ इंडोल एसिटिक एसिड IAA और ऑक्सी, है ना।
हार्मोन बनाता है ये ऑक्सीन। और ट्रिप्टोफान को हम लोग 3 वर्ड एब्रीविएशन में ट्रिप या फिर डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, है ना। हम बात करते हैं अब सारे एरोमेटिक आर ग्रुप अमाइनो एसिड की। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि एक होते हैं फेनाइलएलानिन, एक होते हैं टायरोसिन और एक है ट्रिप्टोफान। तो इसमें से हाइड्रोफोबिसिटी जो सबसे ज्यादा होगी वो किसकी होगी? फेनाइलएलानिन की होगी। और सॉरी हाइड्रोफोबिसिटी, हाँ, हाइड्रोफोबिसिटी सबसे ज्यादा जो होगी वो किसकी होगी? फेनाइलएलानिन की। और सबसे कम अगर किसी की होगी तो वो होगी ट्रिप्टोफान की। और इनमें हाइड्रोफोबिसिटी कम यानी हाइड्रोफिलिसिटी ज्यादा होने का कारण है कि वहां पर इंडोल रिंग में CH का और एन का होना, NH का होना, और टाइरोसिन में किसका? और टाइरोसिन में OH का होना। ये चीजें हाइड्रोफिलिसिटी के लिए क्या होती है? प्रमोट करती है ना। तो ये हमारे एरोमेटिक आर ग्रुप की बातें हो गई। अब हम बात करेंगे पोलर अनचार्ज्ड आर ग्रुप की। पोलर अनचार्ज्ड, अभी तक हमने 2 ग्रुप पढ़ा, एक पढ़ा नॉन पोलर एलिफेटिक, एक पढ़ा एरोमेटिक, और अब हम लोग पढ़ रहे हैं पोलर अनचार्ज्ड की बात करते हैं। तो पोलर अनचार्ज्ड में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं किसकी? सेरीन की, है ना। हम लोग बात कर रहे हैं सेरीन की। तो यहाँ पर क्या होता है? सेम वही चीज, COO माइनस CH OH, है ना। तो दिस इज द सेरीन, जहां पर ये OH लग जाता है, पोलर है क्योंकि अब यहाँ पे ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, इसके पास एक क्या होगा? पोलर इलेक्ट्रॉन होगा, एक वैलेंसीज होगी, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर पाएगा, है ना। तो दिस इज सेरीन। दूसरी बात करते हैं फिर हम थेरियोनिन की। तो थेरियोनिन में ज्यादा कुछ नहीं, बस एक छोटा सा चेंज होगा। दिस इज द थेरियोनिन। हाँ, सॉरी, मैं एक चीज बताना भूल गया कि जब हम बात कर रहे हैं सेरीन, है ना, तो सेरीन में CH2OH, इसको हम लोग 3 वर्ड एब्रीविएशन में SCR से और या S से डिनोट करते हैं। और फिर हम बात करते हैं थेरियोनिन की। थेरियोनिन में तो ये बन जाता है क्या? थेरियोनिन। और ये थेरियोनिन जो होता है इसको THE या फिर T से डिनोट करते हैं, है ना। तो ये हो गया थेरियोनिन का स्ट्रक्चर। अब हम बात करेंगे सिस्टीन के स्ट्रक्चर के बारे में, है ना। तो 2 ही जगह है जहां पर ये ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन होता है, वन इज द सेरीन, अनदर इज द थेरियोनिन। और ओ लिंक्ड फॉस्फोराइलेशन भी इन्हीं जगह पे होता है जहां पे ये OH ग्रुप होते हैं, है ना। अब हम बात करते हैं सिस्टीन की, बात करेंगे तो फिर सेम वही चीज, सिस्टीन। ध्यान देंगे कि ये एक ऐसा है जिसमें हमारा सल्फेट ग्रुप होता है ना। दिस इज अ टाइप ऑफ अमाइनो एसिड इन विच सल्फेट सल्फेट
सल्फेट ग्रुप हमारा यहाँ पर जुड़ा होता है ना। फिर से हम लोग बात करेंगे सिस्टीन की, है ना। तो सिस्टीन में हमारा नहीं, ठीक था। सिस्टीन जो है हमारा, यहाँ पर एक सल्फेट ग्रुप जुड़ा होता है, और यही कारण है कि प्रोटीन में जितने भी डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं वो इसके कारण होते हैं, सल्फेट ग्रुप के कारण। क्या होता है कि जब हाइड्रोजन यहाँ से हट जाता है, यानी कि जब ऑक्सीडाइज्ड होता है, तो दो सिस्टीन अगर ग्रुप है, मान लेते हैं दो सिस्टीन ग्रुप है, एक ये है और एक और सिस्टीन है, मतलब दो सिस्टीन अगर आते हैं तो क्या होता है कि SH CH2 CH C माइनस H3N, जब इनको जोड़ना हुआ तो यहाँ से 2H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2H प्लस रिलीज हो जाएंगे, और ये जो फॉर्मेशन करेगा वो होगा, ध्यान देंगे ये सिस्टीन है, और जब ये एक डाइसल्फाइड बॉन्ड बना लेता है तो सिस्टाइन कहलाता है। और ये जरूरी नहीं है कि इसके लिए एडजेसेंट में ही प्रोटीन होना चाहिए, यानी अगल बगल में सिस्टीन होना चाहिए, वो दूर भी हो सकता है, तब भी वो डाइसल्फाइड बॉन्ड बना लेगा। तो ये हमारा क्या बन गया, सिस्टाइन, और ये था सिस्टीन। अंतर देखिए EIN और INE, दिस इज सिस्टाइन। और इसकी डिफरेंट बाइंडिंग के तरीके जो है, मतलब डाइसल्फाइड बाइंडिंग प्रोटीन को एक नया स्ट्रक्चर दे सकते हैं, वो एक पूर्ण रूप से एक रूपांतरित मतलब एक प्रोटीन को पूरी रूप से रूपांतरित कर सकते हैं, उनके चेंज स्ट्रक्चर में चेंज कर सकते हैं, उनके फंक्शन में चेंज कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं जो हम लोग फर्दर आगे देखेंगे। अब पोलर चार्ज की तो बात हो गई, अब हम लोग बात करेंगे पॉजिटिवली चार्ज आर ग्रुप के बारे में। पॉजिटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड के बारे में बात करेंगे। तो पॉजिटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड में हमारे आएंगे लाइसीन, आर्जिनिन और हिस्टीडीन, है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, लाइसीन। तो ये हमारा अल्फा क्या हो गया, कार्बन हो गया, बीटा कार्बन, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अल्फा ये बीटा ये गामा हो गया, ये डेल्टा हो गया, ये एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन पे हमारा सॉरी अमाइड ग्रुप जुड़ा होता है, अमाइड ग्रुप। तो यहाँ पर दो चार्ज ग्रुप है, एक तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ग्रुप है, एक यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ग्रुप होगा। तो दिस इज आवर लाइसीन, जहाँ पे हमारा एक अमाइड ग्रुप जुड़ा होता है ना। अब हम बात करें लाइसीन का, तो लाइसीन को हम लोग 3 वर्ड फॉर्म में LYS से एब्रिवेट करते हैं, या फिर K से अल्फाबेटिकल में एब्रिविएट करते हैं। अब हम बात करते हैं आर्जिनिन की। तो आर्जिनिन में भी ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ पर जो डेल्टा कार्बन होता है ना, यहाँ पर जो डेल्टा कार्बन होता है, इसके बाद एक NH, इसके बाद फिर C, NH2, NH3,
प्लस साइन दे देंगे। ये हमारा जो है ऑर्निथीन सॉरी सिट्रुलिन उससे मॉडिफाइड होके ये बनता है, जहाँ पे इसका प्रिकर्सर सिट्रुलिन होता है। और इस अमीनो एसिड में खास बात ये है कि इसका ये जो हिस्सा है NH वाला, NH2 प्लस, इसको हम लोग ग्वानिडीन ग्रुप कहते हैं। इसका क्या इम्पोर्टेंस है वो हम लोग आगे जानेंगे। ग्वानिडीन ग्रुप है ना। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं आर्जिनिन। ड्यू टू द रेजोनेंस इफेक्ट, ये हाईली बेसिक अमाइनो एसिड होता है इन कंपैरिजन टू लाइसिन या हिस्टिडीन, है ना। इसको हम लोग डिनोट करते हैं ARG से, या सिंगल लेटर वर्ड में R से डिनोट करते हैं, और ये हाईली बेसिक होता है ना। इसके बाद हम बात करते हैं हिस्टीडीन। तो यहाँ पर एक इमिडाइजोल रिंग होता है ना। और वो कैसे होता है वो देखेंगे। इधर CH2 होता है, कुछ इस तरह से होता है एक इमिडाइजोल रिंग। इसके बाद एक N यहाँ पर होता है और एक N यहाँ पर होता है और एक CH यहाँ पर होता है, ठीक है। यहाँ पर बॉन्ड ठीक। और कार्बन के पास एक तो ये हमारा हो गया इमिडाजोल रिंग। अब ध्यान देंगे कि क्या ये हेटेरोसाइक्लिक है, अगर है तो इसको हम एरोमेटिक में क्यों नहीं ला पाए, है ना। तो उसका रीजन है कि यहाँ पर ये दो चीज को तो फॉलो कर रहा है, कंजुगेशन को और हेटेरोसाइक्लिक रिंग को, लेकिन जो वो फॉर्मूला है 4n+2 = पाई इलेक्ट्रॉन, वहाँ पे ये फॉलो नहीं कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 ही है, तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है। देखेंगे कैसे कि 4n+2 = कितना, पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना है, 1 2 यानी 4। 4n+2 कितना हो गया, 4n = 2 यानी n = 1/2। ये तो फ्रैक्शन में आ गया ना, फ्रैक्शन में आ गया तो ये हकस रूल को फॉलो बिल्कुल नहीं करता है, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड है ही नहीं, है ना। तो ये हो गई हिस्टिडीन की बात। तो ये सारे के सारे जो हैं ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं। और इन सब का जो इम्पोर्टेंस है हम धीरे धीरे तब जानेंगे जब हम अमाइनो एसिड के चार्ज के बारे में बात करेंगे, जब pKa वैल्यू की बात करेंगे या आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की बात करेंगे, तब हम वहाँ पे जानेंगे इनके बारे में। दूसरी बात और कि हिस्टिडीन ग्रुप का जो pKa वैल्यू होता है ना, क्या होता है वो pKa वैल्यू आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसका जो pKa वैल्यू होता है वो अराउंड न्यूट्रल के आसपास होता है, यानी 6 के आसपास होता है, और न्यूट्रल pH होता है हमारा 7 के आसपास। तो हिस्टिडीन बहुत सारे बायोलॉजिकल मतलब ऐसे न्यूट्रल कंपाउंड जहाँ पे इसको एक्टिव होने की ज़रूरत होती है, या वैसे एंजाइम जहाँ पे न्यूट्रल pH पे एक्टिव होने की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे हिस्टिडीन पाने की संभावना ज़्यादा होती है ना। नेगेटिवली चार्ज्ड वाले, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सिर्फ दो, एक होती है एस्पार्टिक एसिड, जिसको हम लोग D से डिनोट करते हैं या ASP से डिनोट करते हैं 3 वर्ड लेटर में, और दूसरा होता है ग्लूटामिक एसिड, जिसको हम लोग E से डिनोट करते हैं
या फिर ग्लू से, 3 वर्ड एब्रिविएशन, है ना। अब हम जानेंगे कि यहाँ पर और ये पोलर चार्ज्ड में एस्पेराजीन और ग्लूटामीन से कैसे रिलेशन में, हमने इसके बारे में अभी तक डिस्कस नहीं किया पोलर चार्ज, है ना। और यहाँ पर हम डिस्कस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तो पोलर चार्ज्ड में जो हमारा सेम चीज, जब ये इस फॉर्म में रहता है CONH2 के फॉर्म में, तो ये कहलाएगा एस्पेराजीन, जिसको हम लोग ASN या फिर N से डिनोट करते हैं, ठीक है। लेकिन जब यही अमाइड हट के OH लग जाएगा तो ये कहलाएगा एस्पार्टिक एसिड, यानी कि ASP या D। अंतर समझ में आ गया कि अगर यहाँ पर CONH2 रहा तो ये कहलाएगा क्या, एस्पेराजीन। फिर से ध्यान देंगे, है ना। और यहाँ पर ये एक पॉजिटिव चार्ज को कैरी करेगा। लेकिन जब यहाँ पे मॉडिफाइड होके जब ये OH हो जाता है तो ये एस्पेराजीन नहीं, एस्पार्टिक एसिड हो जाता है। उसी प्रकार से जब इसमें एक और CH2 और CONH2 लग जाता है तो ये कहलाता है ग्लूटामीन, ये कहलाता है ग्लूटामीन। ध्यान रहेंगे कि ग्लूटामीन जो है वो पोलर चार्ज्ड अमाइनो एसिड है, इसको हम लोग GLN से डिनोट करते हैं या फिर Q से डिनोट करते हैं, है ना। जबकि जब ये NH2 ना रहकर COO माइनस या COOH या माइनस ही मान के चल लेते हैं तो क्या कहलाता है, ये ग्लूटामिक एसिड कहलाता है, ग्लूटामिक एसिड। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं E से, है ना। तो इस प्रकार से हमारे पास टोटल ग्रुप हो गए कितने, एक हो गए हमारे नॉन पोलर एलिफेटिक, एक हो गए एरोमेटिक, एक हो गए पोलर और एक हो गए पॉजिटिवली चार्ज, एक हो गए निगेटिवली चार्ज। तो टोटल 5 ग्रुप हैं हमारे अमाइनो एसिड के। और उन सभी का कैसे कैसे करेंगे